कहाँ तक हुआ था? कहाँ तक हुआ था? अच्छा, जल और स्थल हो गया था ना। ठीक। और मन है? काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है। अब खाली कार्य लिखना है। क्या? एक दो पेज है, लेकिन उसमें मज़ा आएगा। थोड़ा पिरामिड उरामिड बनाइएगा ना। देखिए, थोड़ा सा तो लंबा चैप्टर है, इसमें तो डाउट नहीं है। ठीक है। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, तो पारिस्थितिकी के क्या पढ़े थे? प्रकार पढ़े थे ना। प्रकार में प्राकृतिक, मानव निर्मित। फिर प्रकृति में हम लोग क्या क्या पढ़े? स्थलीय, जलीय। स्थलीय में वन पढ़ लिए, घास के मैदान पढ़े, मरुस्थल पढ़े और एक टुंड्रा, 4 पढ़ लिए। उसके बाद जलीय परितंत्र पढ़े। जलीय परितंत्र में क्या क्या पढ़ लिए? एक समुद्र, यानी लवणीय जल का, और एक अलवणीय। अलवणीय में हम लोग 2 पढ़े, एक बहता हुआ, एक बिना बहता हुआ, जिसमें झील और थोड़ा सा एस्चुरी सब का बात किए। और मानव निर्मित तो आप लोग को पता है, जैसे कृषि हम अपने अनुसार करते हैं, तो जो चीज़ का कृषि करेंगे वो हो जाएगा। एक्वेरियम हो गया। एक्वेरियम हम बना के रख लीजिए, कृत्रिम तालाब बनाए हम, उसमें हम जैसे रखेंगे सारा मेरे अनुसार चलेगा। क्योंकि आवास जरूर हुआ, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग हो गया? मेरे अकॉर्डिंग। वहाँ हम प्राकृतिक चीज़ दे चाहे नहीं दे, मेरा मन है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये सब कुछ है। अब जैसे मछली पालन के लिए हम लोग छोटा छोटा जगह बना देते हैं ना बहुत बार। जैसे डोभा में भी मान लीजिए करते हैं। डोभा समझते हैं ना? अभी गांव में बहुत ज़्यादा बनता पानी बचाने के लिए, लेकिन पब्लिक उसमें गिर जाते हैं बहुत। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाता है, कभी कभी मछली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो वो सब प्रकृति आवास नहीं हो गया, क्या किए हम लोग कर दिए, तो सब मानव निर्मित हो गया। बहुत बार जो बांध बांधा जाता है, उसमें भी क्या किया जाता है? मछली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो अगर वो अपने से प्रकृति रूप से आ गया तब ठीक, नहीं आया और हम दिए तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चूँकि ये क्या बोलते हैं, ये वाला चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पहले तो वही समझना बहुत हेडेक हो जाता है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, आपका सिलेबस में यही लिखा हुआ है, प्रकार में ये पूरा आएगा। और फिर हम बोल रहे हैं, अगर एग्ज़ाम इस बार हो चाहे अगले बार हो, इतना नहीं लिखने सकिएगा तो कम से कम 4-4 लाइन मेंशन करके छोड़ देना। क्योंकि कितना पेज हो गया अभी तक? 10-12 पेज तो ऐसा ही हो गया होगा। तो 10-12 पेज तो लिख नहीं पाएगा। अभी भी क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं ना हुआ है। तो इसीलिए 10-12 पेज लिखना पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ याद रखना। तो कम से कम मेन पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, वो सब लिख के 4-4, 5-5 पेज कीजिए। 6 पेज 7 पेज में समेट दीजिए आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रकार हो गया, टाइप ऑफ इकोसिस्टम हो गया। अब करेंगे क्या? कार्य। सिलेबस है? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना वही हो गया। संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। संरचना में प्रकार भी आ गया, कैसे संरचना होता है, क्या होता है, क्या नहीं। और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सब चीज़ चलेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे संरचना, तो संरचना में बता पाइएगा ना कि स्थलीय संरचना में इकोसिस्टम कैसा होता है, तो वन में हुआ। अब देखिए, खाली लिख लेना मतलब मत समझिएगा ज्योग्राफी है। अच्छा, हम लोग पढ़े क्या, इतना जो लिखी, इसका मकसद क्या था, इसका मतलब सारांश क्या हुआ, हमको ये बताइए। तो सारांश, इतना जो लिखे तो इसका सारांश क्या हुआ? क्या हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे? तो इसका सारांश क्या हुआ?
महत्व तो आप स्टार्टिंग में लिख दिए। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र हम शुरू में बताए थे, जब किसी जीव का उसके आवास में अध्ययन करेंगे और अध्ययन क्या करेंगे कि वह जैविक और अजैविक जीवों के साथ कैसे क्रिया करते, कैसे संबंध बनाते, वही क्या था, पारिस्थितिकी तंत्र था। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में जो हम इतना पढ़े, तो हर जगह का अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र है ना। शेर आपको मरुस्थल में मिलेगा, शेर का कहाँ पारिस्थितिकी तंत्र, वन। अब वन में भी 4-5 कैटेगरी था, तो खाली हम लिखे कि ये पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है। उसी तरह अगर हम बात कर ले पोलर बियर, ध्रुवीय भालू लिखे थे, वो कहाँ मिलेगा हम लोग को, कहाँ, पोल में तो मिलेगा। उसका नाम हम लोग क्या लिखे थे, टुंड्रा लिखे थे ना। तो हम लोग उसके बारे में ना समझे कि जो टुंड्रा हम लोग लिखे, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, वहाँ कौन कौन से जैविक घटक मिलते हैं, कौन कौन से अजैविक घटक मिलते हैं, तब ना उन लोग, हाँ बोलिए। तो देखिए वहाँ क्या है, पानी भी है, मछली मिलता है ना, मछली खा लेते हैं। और भी अगर कोई मान लीजिए, देखिए उन लोग का प्रकृति ही ऐसा बन गया है कि उन लोग जैसे एक बार खाया तो फिर 2-4 दिन तक चल सकता है, इस टाइप से हो जाता है। दूसरा है कि वहाँ जो भी वनस्पति होगा ना, वही चीज़ उन लोग खाने लगेगा, तो उन लोग को हैबिट हो जाता है उसका। ठीक है, किसी को किसी का भोजन के लिए दिक्कत नहीं होता। अगर दिक्कत होगा तो वो अपना जगह छोड़ के इधर आने लगेगा। ये याद रखिएगा, जब भी किसी को भोजन का दिक्कत हुआ, वो अपना जगह क्या करेगा, छोड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी जंगल को लेते हैं, उस जंगल में शेर है, उस शेर को अगर खाने का नहीं मिलेगा तो देखिए वो छोड़ देगा, वो छोड़ के दूसरे तरफ बढ़ेगा। तो यही चीज़ होता है। बहुत बार बहुत सारा जानवर देखिएगा मानवीय बस्ती में घुस जाता है, घुसता ना गांव में, क्यों, वहाँ उसको या तो खतरा महसूस हो गया दूसरे जानवर से, या उसके लिए क्या हुआ, कंडीशन नहीं मिला, उसको भोजन नहीं मिला, तो वो इधर आएगा। अभी देखिए बहुत सारा जानवर क्या होता है, पानी का तलाश में बाहर निकल के इधर उधर घूमते रहता है, कितना दूर दूर चल जाता है, यही सब कारण हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो भी लिखे वो क्या लिखे, भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र को लिखे कि कैसा कैसा हो सकता है। जैसे टुंड्रा लिखे, तो टुंड्रा में हम लोग लिखे ना कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है, कौन कौन सा वनस्पति पाया जाता है, कौन कौन सा जानवर पाया जाता है, क्योंकि सब मिल के काम कर रहा पारिस्थितिकी तंत्र में। और दूसरा, वहाँ कौन कौन सा कंडीशन पाया जाता है, वो भी लिखे ना। बर्फ़ पड़ता है, धूप का रोशनी नहीं पड़ता है। जब हम लोग वन पढ़ रहे थे तो वर्षा होती है, इतना वर्षा होती है, इतना धूप पड़ती, सब लिखे। मरुस्थल में भी सेम चीज़ लिखे। तो ये क्या लिखे, अजैविक घटक को भी लिखे और जैविक घटक को। तो ये दोनों वहाँ पे कैसे रहते हैं, किसका किसका आवास है, उसके बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो हर चीज़ पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा। आपका पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ भी और घर पे भी है, होगा ना। आप घर जाते हैं, घर में खाते पीते हैं, टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं, सबके साथ हो रहा है इंटरेक्शन, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। यहाँ भी अगर आप रहिएगा तो यहाँ भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र हुआ। क्या हो गया, यहाँ आए, टेबल क्या है, निर्जीव चीज़, लिख रहे हैं, उसके साथ आप उसका यूज़ किए, पानी पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, सब कुछ हुआ। हम लोग क्या, सजीव है, जैविक चीज़, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन हुआ, हो गया पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा लिख क्या रहे हैं, ये नहीं समझिए ज्योग्राफी लिख रहे हैं। हम लोग लिख रहे हैं पारिस्थितिकी की जो होता है वही चीज़, अलग अलग जितना वैरायटी है सबको लिख रहे हैं। और जब यही सब मिल जाएगा तो क्या बनेगा, बायोम। और जब सब बायोम मिलके जीवमंडल, जो लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या आएंगे, कार्य, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, ये लास्ट टॉपिक होगा। यानी फंक्शन इसको बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब जैसे आप ही लोग बताइए कि इकोसिस्टम का क्या कारण होना चाहिए
पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कार्य होना चाहिए? सही है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब सीधा सा बोलते हैं आवास, हैबिटेट। अगर आपको आवास में भोजन नहीं मिलेगा, आप रहिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़ दीजिएगा, बिगड़ गया पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य जो मेनली होता है वो क्या है? भोजन की उपलब्धता। हर जीव, हर वनस्पति के लिए भोजन की उपलब्धता, चाहे वो अजैविक घटक से ले, जैसे पेड़ पौधा किससे ले रहे हैं? सूर्य से, पानी से, मिट्टी में मिनरल से, वो उसके लिए हो गया। जितने सजीव है, सबसे पहला वाला लेयर किसको खा रहा? पेड़ पौधा को। पेड़ पौधा खा के उसको भोजन मिला। सेकेंड लेयर पहला वाला को खा के, यानी सजीवों को खा के ले रहा है, और हम लोग सबसे ले रहे हैं। तो अगर इकोसिस्टम में अगर भोजन नहीं मिला तो वो इकोसिस्टम काम नहीं कर पाएगा, वो कुछ ही के लिए सीमित हो जाएगा, सबके लिए नहीं होगा। तो इसीलिए सारा का सारा इकोसिस्टम डिपेंड करेगा उसके कार्य पे, और कार्य का मेन काम है भोजन। और भोजन बोलने का मतलब है पोषण स्तर, और पोषण स्तर भी बोलेंगे तो ऊर्जा, यानी खाने से हम लोग क्या मिलता है? ऊर्जा। तो अगर ऊर्जा का फ्लो होगा तभी ना इकोसिस्टम रहेगा, नहीं तो फिर नहीं रहेगा। और उस दिन ही बताया था कि अगर एगो भी ख़त्म हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे उस दिन ही बताए थे इकोसिस्टम में सबसे पहला लेयर यानी उत्पादक का, यहाँ पेड़ पौधा हुआ उत्पादक, यानी पेड़ पौधा जो किससे ले रहा है? पानी से, मिट्टी में जो भी मिनरल्स है उससे, और किससे? सूर्य का रोशनी से। ये अपना भोजन बनाया, खुद के लिए तो बनाया और दूसरा के लिए भी बनाया। इसके ऊपर दूसरा लेयर किसका आएगा? शाकाहारी। शाकाहारी का ये इसको खाएंगे। इसके ऊपर मांसाहारी। सेकेंड लेयर ये किसको खाएंगे? इसको। फिर आप बोल सकते हैं सर्वाहारी, ठीक है, जो इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, बोल सकते हैं। और इसके ऊपर फिर अपघटक, जो पढ़े थे हम लोग, डिकम्पोजर। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी एक लेयर हटा तो दिक्कत कहाँ होगा? मान लीजिए उत्पादक हट गया, इन लोग जीवित रह पाएगा? नहीं हो पाया। अगर शाकाहारी हट गया, शाकाहारी हटा, इसको भोजन मिलेगा, इसको नहीं मिला तो ऊपर वाला भी गड़बड़ हुआ। और दूसरा क्या होगा? इसकी संख्या बढ़ते जाएगी, उत्पादकता बढ़ते जाएगी, यानी जितने पेड़ पौधे हैं क्या होंगे? बहुत बढ़ जाएंगे। तो जो फिर मानव के लिए दिक्कत होगा, फिर मानव को काटना होगा, फिर बनाना होगा उसको, उसके रहने लायक, ये दिक्कत। इसको हटा दीजिएगा, मांसाहारी को हटा दीजिएगा, सेकेंड लेयर को, तब क्या होगा? ये बढ़ने लगेगा। ये शाकाहारी जीव अगर बढ़ गए तो ये क्या करेंगे? सारा उत्पादक को खा जाएंगे, हम लोग के लिए नहीं बचेगा। ये अगर नहीं रहे, ऊपर वाला को भी दिक्कत होगा। उसी तरह अगर ये नहीं रहा तो ये दोनों जो संख्या नियंत्रित है, संख्या नियंत्रित नहीं रहेगी, इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी। और अब अगर ये नहीं रहा तो फिर बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। दूसरा, जो भी आपको मिनरल्स फिर से मिट्टी में मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए सब का सब काम है। इसलिए जो इकोसिस्टम का काम होता है वो बेसिकली क्या है? भोजन की उपलब्धता और दूसरे अजैविक घटकों के साथ क्या वो कैसे मिनरल्स ले रहा, ऊर्जा ले रहा, सब उसी का काम होता है। तो मेन यही है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य या कार्यशीलता ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इसको लिखिएगा, चित्र बनाने का जरूरत नहीं है, अभी आगे आएंगे तो ऊर्जा में सब बनाएंगे। अभी हम पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली ऊर्जा प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा प्रवाह के प्रारूप पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली ऊर्जा प्रवाह के प्रारूप पर निर्भर करती है। क्योंकि, उसी में आगे, क्योंकि तंत्र के जैविक घटकों, तंत्र यानी यही पारिस्थितिकी तंत्र,
क्योंकि तंत्र के जैविक घटकों के सभी पक्ष क्योंकि तंत्र के जैविक घटकों के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर क्योंकि तंत्र के जैविक घटकों के सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करते हैं। सभी पक्ष ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करते हैं। ठीक है, देखिए बस खाली सीक्वेंस को समझना है। सीक्वेंस समझिएगा। इसको ऊर्जा किससे मिला? सूर्य से, पानी से, मिनरल से इसको ऊर्जा मिला। इसका ऊर्जा किस में ट्रांसफ़र हुआ? शाकाहारी में, शाकाहारी का मांसाहारी में, और सर्वाहारी सबसे ले रहा है। ठीक है, उसी तरह जो अपघटक है उनको भी इन्हीं से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और एक चीज़, अगर ये बीच वाला शाकाहारी कम होने लगेंगे तो देखिए जितने मांसाहारी जीव हैं, एक तो इनको भोजन नहीं मिलेगा, खुद मरने लगेंगे। दूसरा, अगर कुछ भी मिला भोजन तो इनमें आपसी संघर्ष होगा। आपसी संघर्ष होगा तो कुछ दिन बाद ये भी क्या होंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो देखिए सब इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, रहेगा ही नहीं। सिर्फ बचेगा उत्पादक और सर्वाहारी, थोड़ा बहुत बच सकते हो, और अपघटक जो काम फिर नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे अपघटक भी समाप्त हो जाएंगे, तो किसी भी तरह आपका कार्य नहीं होगा। अपघटक समाप्त हो गए तो देखिए बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारा बैक्टीरिया हम लोग के लिए क्या है? ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी है इसलिए है। हम लोग का छोटी आंत में पाया जाता है ना, या बड़ी आंत में पाया जाता है, वो है। दूध से दही जो बन रहा है वो भी है। यीस्ट जो बनता है वो है। फिर जो ब्रेड व्रेड होता है उसमें भी पाया जाता है। तो बहुत चीज़ होगा जो खुद समाप्त हो जाएगा तो दिक्कत होगा। और अगर ये दिक्कत हो गया, अगर उत्पादक का कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ तो वैसा ही पड़ा रह जाएगा, वो फिर दिक्कत होगा, बहुत समय लग जाएगा उसको अपघट्टे होने में। ठीक है, तो इसीलिए सबका है, और सब एक लाइन से ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे उसी में लिखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय मार्ग में होता है, यानी एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन यूनिडायरेक्शनल। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय मार्ग होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय मार्ग होता है, जबकि पदार्थों का गमन तथा संचरण चक्रीय मार्गों में भू-जैव रसायन चक्र के माध्यम से संपन्न होता है। हम शुरू से बोल रहे हैं, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय मार्ग में होता है, जबकि पदार्थों का गमन तथा संचरण चक्रीय मार्गों में भू-जैव रसायन चक्र के माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है, यानी इसमें कहने का क्या मतलब है? देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा ही में होगा। कभी भी आप बताइए, आप पेड़ पौधा से ऊर्जा लिए, सेब खा लिए, पेड़ को ऊर्जा दिए? नहीं दिए। आप तोड़े किससे पेड़? सेब किससे तोड़े? पेड़ से। पेड़ से आप तोड़ के खा गए। यहाँ जो सेब के पास एनर्जी था वो किसको मिला? हम लोग को मिला। लेकिन हम लोग वो एनर्जी पेड़ को दिए? नहीं दिए। इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? हमेशा एक मार्ग में। लेकिन फिर क्या लिखा हुआ? रसायन का संचरण अलग अलग मार्ग में होता है। वो कहने का मतलब है, वो आपको फिर से हम बताए थे, सब कुछ जब मरेगा तो उसका अपघटन होगा। मिट्टी में हुआ, मिट्टी में सारे फिर से क्या होगा? रासायनिक पदार्थ वापस मिले, फिर उत्पादक को मिलेगा, फिर शुरू हो जाएगा। इसके पास जो मिनरल था, मान लीजिए कैल्शियम था, कैल्शियम उत्पादक से हम लोग कहाँ मिला? शाकाहारी में। शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी में हम ही लोग भी आ गए। अपघटक को मिला, और फाइनली अपघटक से कहाँ मिल गया? मिट्टी। क्योंकि अपघटक में बहुत सारा चीज़ है जो मिट्टी में ही रहते हैं, तो वापस कर देंगे। दूसरा, अगर उत्पादक से हम लोग को मिल रहा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मिला, तो ये कहाँ से मिला? वायुमंडल से। ये क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 लिया। CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ा, ऑक्सीजन शाकाहारी भी लिए, ये भी लिए, हम लोग भी लिए।
हम लोग क्या छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सर्कल चला, फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा ही चलेगा। उसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मिट्टी में है, मिट्टी से नाइट्रोजन यहाँ आया, यहाँ से यहाँ हम लोग बहुत सारा क्रिया करते हैं जिससे नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, क्षरण होता है, ये होता है, वो होता है। आगे जब उसका सर्कल बनाएंगे तब समझ में आएगा, तब देखिएगा नाइट्रोजन एक जगह शुरू हुआ वापस वहीं मिल जाता है। तो ऐसा बहुत सारा कारण है। और हम फिर बताए थे कि किसी भी रसायन को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, जब तक उसका जैविक रूप में बदलाव नहीं होगा हम उसको नहीं ले सकते। आप नाइट्रोजन ऐसा नहीं खा सकते, नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, पता चल जाएगा आपको क्या होता है, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन हमको उत्पाद के रूप में मिल जाए, फल के रूप में मिल जाए, या किसी मांसाहारी मतलब मीट के रूप में मिल जाए, तो हम उसको खा सकते हैं, तब वो हमारे लिए है, नहीं तो ऐसे नहीं है, ठीक है। तो यही सारा का सारा सर्कल इसी में चलेगा। लेकिन ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर चल जाता। तो इसको याद रखिएगा खाली, बहुत बार क्वेश्चन आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है डैश, एक दिशाई, अनेक दिशाई, चक्रीय में और बिना चक्रीय में। तो चक्रीय में नहीं होता, याद रखिएगा। चक्रीय में क्या होता है, रसायन, रसायन यानी जो भी केमिकल्स हम लोग खाते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है, रसायन, जिसका साइकिल चलता है, चक्रीय होता है। लेकिन ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में प्रवाह होगा, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल भी नहीं होगा। आगे लिख लीजिएगा, भू रसायन चक्र के अंतर्गत, भू जैव रसायन चक्र के अंतर्गत, भू जैव रसायन चक्र के अंतर्गत कार्बन चक्र के अंतर्गत कार्बन चक्र, कॉमा ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, तथा जल चक्र आते हैं, तथा जल चक्र आते हैं। ठीक है, देखिए जल चक्र तो आप लोग जान रहे हैं, सूर्य का रोशनी से क्या होता है, भाप, पानी जो जमा है वो भाप बन के ऊपर, कुछ समय बाद फिर वो भाप पानी के रूप में नीचे। सेम चीज़ यहाँ चलता है। और देखिए जैसे हम लोग ये अगर जैविक खाद का बात करते हैं तो किससे बनाते हैं, गाय का गोबर से, ठीक है। गाय बहुत चीज़, सारा चीज़ का है, वनस्पति खाए, उससे क्या मिला उसको, ऊर्जा भी मिला और बहुत सारा रसायन भी मिला ना, पेड़ पौधों में बहुत सारा रसायन है, वो खाया। जब गोबर हुआ, गोबर का हम लोग इस्तेमाल किस में कर दिया, जैविक खाद में, फिर उसको कहाँ डाल देते हैं, मिट्टी में। अल्टीमेटली जो खाया था फिर रसायन कहाँ मिल गया, मिट्टी में। दूसरा, हम लोग बहुत बार खाद किससे बनाते हैं, फूल पत्ती और पौधे, पत्ता उत्ता से, फूल और पत्ता को जब गिर जाता है तो उसको जमा करके धीरे धीरे वो खाद में, तो फूल पत्ती में देखिए ऑटोमेटिक वो रसायन था, वो फिर हम कहाँ दे दिए, मिट्टी में, काम हो गया। अब इसी के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, जब किसी मृदा में कमी होने लगती है किसी रसायन की या किसी कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों की, तो क्या करते हैं, बाहर से हम लोग उर्वरक डालते हैं। एनकेपी सुने हैं, एनकेपी कहीं सुने हैं, कुछ कभी लिए हैं यहाँ से उर्वरक खाद उद कभी, या कोई किसान या कहीं भी सुने हैं एनकेपी, नहीं सुने हैं। क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, पोटेशियम के पी से फास्फोरस और एन से नाइट्रोजन, ये तीन मुख्य तत्व जो डाला जाता है मिट्टी में, जो किसी भी पौधे का वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर से लेके डालते हैं ना। लेकिन अब चूंकि बाहर से डाल रहे हैं, वो क्या हो जा रहा है, बहुत बार केमिकल युक्त हो जाता है, यूरिया डालना जाता है, ये डाला जाता है, तो वो कभी कभी मिट्टी को नुकसान पहुंचा। जो जैविक चीज़ है उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये अजैविक चीज़ से क्या हो जाता है, बहुत बार नुकसान। इसीलिए इसके मात्रा को कम करा के क्या बोला जाता है, जैविक खाद का उपयोग करें, यही सब होता है जैविक खाद। अब जैविक खाद, जैविक कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत चीज़ है, केचुआ जो होता है ये सब काम करता है, बहुत सारा बैक्टीरिया काम करता है, तो ये सब
जो है सारा का सारा रसायन उसमें फिक्स करवाता है कि नहीं फिर से मिट्टी में रहेगा, और जैसे जैसे यूज है वैसे करते हैं। अच्छा, जब अगर मृदा अम्लीय हो जाए तो उसमें क्या मिलाते हैं? इस बार जो पीएससी का क्वेश्चन में था, तब क्षारीय हो जाएगा तो अम्लीय होता था शायद चूना मिलाते हैं, क्षारीय होता तब जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आता है क्वेश्चन हमेशा। उसी तरह हम लोग कार्बन चक्र चलेगा, ऑक्सीजन चक्र चलेगा, नाइट्रोजन चक्र चलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। इसीलिए बहुत सारा दाल का जो ये होता है पौधा, उसका जड़ में पाया जाता है एक राइबेरियम या राइजेबेरियम करके कुछ बैक्टीरिया टाइप का, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है। हम नाइट्रोजन गैस अगर ऐसा ही पौधा को देंगे नहीं लेगा वो, ठीक है, नहीं लेगा। उसको जो चाहिए उसी रूप में देना होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते तो ऑक्सीजन में कमी में क्या होता है, मास्क लगाया जाता है ना, ऑक्सीजन मास्क, हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं। अगर नाइट्रोजन मास्क लगा देंगे, कार्बन मास्क लगा देंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मास्क लगा दिए तो हो सकता है 5 मिनट नहीं बचे, तुरंत साफ हो जाएगा आदमी। ठीक है, तो इसीलिए सब जो जैसे लेगा उसी अनुसार उसको देना होगा, नहीं देंगे तो दिक्कत होगा। तो सब का सब प्रकृति में बना हुआ है। अगर आप इसी के अनुसार चले तो ठीक है, अगर छेड़छाड़ हुआ तो फिर वही दिक्कत होने लगता है। फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रासायनिक खाद। और जहाँ रासायनिक खाद इस्तेमाल किए, मिट्टी का उर्वरता कम होगा, पौधे जो पोषण तत्व जो देते हैं उसमें कमी आएगी, और हम क्या करेंगे, वही पोषण तत्व खाएंगे जो हमारे लिए अल्टीमेटली कमी आएगी, हम बीमार पड़ेंगे, फिर सब गड़बड़ होते जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है सारा कुछ क्या करने, कार्बनिक इस्तेमाल कीजिए, जैविक इस्तेमाल कीजिए, तो सब कुछ होगा। यहाँ तक लिख लिए, जल चक्र आदि आते हैं। वनस्पतियाँ इन अजैविक पदार्थों को, वनस्पतियाँ इन अजैविक पदार्थों को, वनस्पतियाँ इन अजैविक पदार्थों को जैविक पदार्थों में रूपांतरित करती हैं। वनस्पतियाँ इन अजैविक पदार्थों को जैविक पदार्थों में रूपांतरित करती हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए, अब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में जब रोग पढ़ते हैं तो रोग में बहुत सारा जो विटामिन मिनरल्स ये सब का कमी से जो रोग होता है, उसका जब आप स्रोत पढ़ते हैं तो स्रोत में क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे विटामिन ए किस में मिलेगा, गाजर, पालक मिला ना, कहाँ से मिला हम लोग को, वनस्पति से। वही लिखे, वनस्पति अजैविक पदार्थों को, अजैविक पदार्थ है, इसको क्या किया। अच्छा, मान लीजिए लोहा है, आयरन, आयरन आयरन जैविक है कि अजैविक है। अरे इसमें सोचना पड़ रहा है, अजैविक सांस ले रहा है आयरन, नहीं, अजैविक हुआ। हम लोहा यहाँ भी रखा हुआ, हम खा सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, वो तभी खा सकते हैं जब उसका जैविक रूपांतरण हो। तो ये किस में ताकत है करने का, पेड़ पौधा या कभी कभी कोई जानवर। और भी जानवर भी लेगा तो कहाँ से लेगा, पेड़ पौधा ही चलेगा। तो जो भी मृदा में या जल में जिस भी मिनरल, जिस भी खनिज की मात्रा है, उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, फिर उसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे आयरन का बात करें, आयरन का खून की कमी हुई, एनीमिया, ये सब में बोला जाता है आयरन की कमी है, उसको बोला जाता है आयरन युक्त खाना खाइए। तो क्या उसको लोहा खिला दें, नहीं ना, तो उसको उस अनुसार देना होगा। तो आयरन युक्त खाना में क्या आ जाता, पालक है, गुड़ है, बहुत सारा चीज़ जो बोला जाता खाइए। विटामिन ए का कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नहीं दिखता, उसमें क्या बोला जाता है, विटामिन ए का स्रोत खाइए, स्रोत खाइए, गाजर खाइए, ये सब खाइए, पालक खाइए, हरा सब्जी खाइए, आँख तेज होगा। तो इसमें जो मिनरल्स हम लोग को चाहिए, जितना चाहिए, इसमें मौजूद है, तो हो जाता है। फिर आप लोग देखे होंगे, अभी बहुत बार टीवी पे ऐड आता है, कौन सा नमक खाने बोलता है, आयोडीन।
क्योंकि आयोडीन भी हमारे लिए ज़रूरी है। उसकी कमी से कौन क्या हो जाता है? घेंघा रोग। इसलिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या हो गया, नमक में उसको मिला के दिया गया। अभी बहुत सारा क्या हो रहा है, अभी बोलता जाता है सोडियम की कमी हो रहा है, तो सोडियम को नमक में मिला के किया जा रहा है। लेकिन अब सोडियम इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि अब उसको कमी करना पड़ रहा है। इसलिए सब किधर खा रहे हैं, सब फिर से काला नमक समझते हैं ना, रॉक सॉल्ट, उसको खा रहे हैं फिर से। सेंधा नमक समझते हैं ना, उसको खा रहे हैं, क्योंकि सोडियम की मात्रा बढ़ रही है, पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है, ये दिक्कत हो जा रहा है। विटामिन डी पहले कहाँ मिलता, मतलब अच्छा स्रोत कौन है? सूर्य। पहले हम लोग को मिल जाता था, अब नहीं मिलता। और ख़ास करके महानगरों में सूर्य की मात्रा कम हो जाएगी, घर पे नहीं मिल पा रहा, तो उन लोगों में विटामिन डी की कमी हो जा रही। तो विटामिन डी का गोली दिया जाता है, सप्ताह में 1 बार खाइए, महीना में 1 बार खाइए, इस तरह से 6 महीना खाइए तो आपका विटामिन डी कंट्रोल में होगा। तो हम लोग को चाहिए सब, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, लिमिट में रहेगा सब ठीक है, लिमिट में नहीं रहा दिक्कत होगा। तो किसी को भी हम ऐसा ही नहीं खा सकते, इसीलिए बहुत चीज़ें क्या बनता, दवाई। तो दवाई भी क्या हो गया, जैविक पदार्थ हुआ, वो हम खाएं, वो हमारे भोजन साथ मिलके जो काम है उसे वो कर देता। ऐसे हम नहीं खा सकते। इसीलिए सारा का सारा वनस्पति का खेल है। वनस्पति शुद्ध खाइएगा, आप शुद्ध है। अगर वो वनस्पति में गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ होगा। बीमारी आज किस लिए हो रही है, इसी कारण हो रही है। जितना भी देखिए, बहुत सारा आप देखिएगा आम को कार्बाइड दे के पका दे रहा है, तो भाई प्रकृति रूप तो नहीं ना हुआ, अप्रकृति रूप है। जो हमको मिलना चाहिए था वो समय से पहले तोड़ लिए, तो होगा ही दिक्कत। फिर आप देखिए वो क्या बोलते हैं उसको, कद्दू समझते हैं ना, लौकी, इतना बड़ा बड़ा हो जा रहा है, कैसे हो रहा, सब इंजेक्शन मारा हुआ, ठीक है। फिर बहुत बड़ा वो तरबूज को देखिए, बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है, सब इंजेक्शन मारा हुआ। अमरूद देखिए इतना बड़ा वाला, 20 रुपये का एक पीस, 1 केजी एक हो जाता है, उसको आप खाइए, देखिए पानी पानी खाली लगता है। और जो ओरिजिनल आप पेड़ से तोड़ के खाइएगा उसका स्वाद अलग है, कभी गौर कीजिएगा। आप रेलवे स्टेशन तरफ चलिए, खासकर कलकत्ता, ये सब साइड उसमें बड़े वाला मिलता है, छोटा वाला बहुत कम मिलेगा। छोटा वाला का स्वाद एकदम अलग, और जो खाने में आपको अच्छा लगेगा, वो वाला आप पानी पानी ज़्यादा लगता है। तो क्या है, सब केमिकल डाल के पकाया हुआ। सेम चीज़ आजकल चावल उवल में भी हो जा रहा है, तो दिक्कत है। लेकिन जो भी है हम लोग को सिर्फ वनस्पति के तौर पर ही रासायनिक मिल सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इस रसायन को अगर कोई खा लिया जानवर, और उस जानवर को अगर हम खा रहे हैं, जैसे अंडा में बोला जाता है क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, अंडा में नहीं होता प्रोटीन, दूध में होता है ना प्रोटीन। ये कहाँ से मिला, जानवर से मिला। वो लोग क्या खाएं, उत्पादक पेड़ पौधा खाए, तब ना हम लोग को दिए। तो बस यही बात चलता है। तो सारा प्रोसेस वनस्पति का खेल का, अगर ये गड़बड़ होता तो सब गड़बड़ होगा, ठीक है। अब अभी बर्ड फ्लू बहुत ज़बरदस्त चल रहा है ना, रांची में चल रहा है। इसीलिए आप जो मतलब जो देसी मुर्गा जिसको बोलते हैं, उसको आप खेत पे छोड़ दीजिए। जब उसको खाइए और फार्म का मुर्गी खाइए, आपको अंतर पता चल जाता है। पता चलता है ना, टेस्ट में भी अंतर पता चलता है, ऐसे भी पता चलता है। कारण यही है क्योंकि जो फार्म वाला मुर्गी है उसको क्या खिलाया गया, केमिकल्स खिलाया गया, मतलब अजैविक चीज़ खिलाया गया, प्राकृतिक रूप से नहीं, अप्राकृतिक रूप से। उसके सामने यूरिया डाल दिया गया कि खाओ, वो खाया, उसको भूख लग रहा, खाए भी करेगा। लेकिन प्रकृति वाला ये सब चीज़ नहीं खाएगा, प्रकृति वाला प्रकृति चीज़ ही खाएगा। और देखिए उसका टेस्ट और इसका टेस्ट अंतर हो जाता है। इसका में जान नहीं रहता, उसका में जान रहता है, दिखता है ना। ये उड़ने नहीं सकता, चलने, फार्म वाला में उड़ने नहीं सकता, चलने नहीं सकता, होता है ना। और वो वाला को आप पकड़ नहीं पाइएगा, नहीं ना पकड़ाता है, अंतर है। तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है, सब खेल किसका है, जैविक अजैविक चीज़ को आप प्राकृतिक रूप से ले रहे हैं या अप्राकृतिक रूप से ले रहे हैं, बस उसी का है। यही सबसे मेन कार्य किसका है, इकोसिस्टम का, कि एक रसायन को एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा में पहुंचाना, ठीक है। कहाँ तक लिखे, रूपांतरित करती है, उसी में आगे लिखिएगा। जीव जंतु के विघटन से, जीव जंतुओं के विघटन से, जीव जंतुओं के विघटन से, जीव जंतुओं के विघटन से पदार्थ पुनः मुक्त हो जाते हैं। जीव जंतुओं के विघटन से पदार्थ पुनः मुक्त हो जाते हैं, जिसे वनस्पतियां, पदार्थ पुनः मुक्त हो जाते हैं जीव जंतु के विघटन से, विघटन से पदार्थ
पुनः मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, पुनः मुक्त हो जाते हैं, जिसे वनस्पतियाँ पुनः ग्रहण कर लेती हैं, जिन्हें वनस्पतियाँ पुनः ग्रहण कर लेती हैं, तथा यह चक्र, जिन्हें वनस्पतियाँ पुनः ग्रहण कर लेती हैं तथा यह चक्र निरंतर चलता रहता है। वनस्पतियाँ पुनः ग्रहण कर लेती हैं तथा यह चक्र निरंतर चलते रहता है। ठीक है, वो तो समझ में आ गया कैसे चल रहा है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा या पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जितना जानवर उनवर का लिखे थे, कभी गूगल में देखे जानवर का चित्र उत्र, कभी देखिए तब ना समझ में आएगा कि ये क्या है क्या नहीं। जो अलग अलग जानवर लिखे ना, बहुत सारा चीज़, जिसको नहीं जानते उसको लिख के डाल के देखिए बाइसन किसको बोलते हैं, थोड़ा जंगली भैंसा टाइप दिखेगा, बैल टाइप भी दिख सकता है, वो क्या है। कंगारू नहीं देखे तो कंगारू को देखिए, समझ में आएगा कौन कौन जानवर। सब पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता बनाना ज़रूरी है। सांप का बहुत प्रजाति है, ये है वो है। डिकम्पोजर डालिए तो आपको दिखा देगा बहुत सारा, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा नहीं है। तो ये सब देखिएगा तब ना थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा, नहीं तो क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा। अभी आपके पास टेक्नोलॉजी है, सुविधा है, तब ना आप देख पा रहे हैं। 10 साल पहले देख पाते थे तो दिक्कत था, तो अभी जब मौका मिला तो देखिए, बढ़िया ये सब देखिएगा तब तो थोड़ा लगेगा रे ये जानवर को ये बोलते। हो सकता है बहुत सारा जानवर आप देखे होगा, पता ही नहीं चलेगा है क्या। जैसे एक दो गो जानवर का नाम, एगो उदबिलाव आता है, कुछ सुने हैं? उदबिलाव सुने हैं ना? नेवला देखे हैं? नेवला देखे ना, सांप को मारता है, बहुत कम ही दिखता है। हम भी एक दो गो घरे में देखे थे, एक बार गए थे बिहार, तो वो घर का से निकल रहा था, इतना बड़ा था, लंबा चूहा जैसा, वही ना होता है। तो बहुत सारा चीज़ है ऐसे, जानवर को देखिएगा तब मज़ा भी आएगा। दूसरा, जब ये खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे तब आप उसका उपयोग कर पाएंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ना, अगर एग्ज़ाम में कोई दूसरा जानवर का नाम दे दिया और आपको पते नहीं शाकाहारी है कि मांसाहारी, तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे हाइना किसको बोलते हैं? लकड़बग्घा को, उसी को बोलते हैं ना। शाकाहारी है कि मांसाहारी? पक्का? तो ठीक है, तो ऐसा जानवर को जानना होगा। तेंदुआ अलग होता है, चीता अलग होता है ना। एगो पैंथर बोलेंगे, एगो लियोपार्ड बोलते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है, तो ये सब को जानिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंस जाइएगा। वो दे देगा एगो चीज़, तेंदुआ इनमें से कौन सा श्रेणी में आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा तेंदुआ क्या था, तो दिक्कत हो गया। तो इसीलिए कुछ को जो भी नाम दिख रहा है, कम से कम गूगल में डाल के देखिए चित्र तो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, सौर विकिरण। सौर विकिरण समझ गए ना, सौर ऊर्जा यानी सूर्य का विकिरण। सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर विकिरण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हरे पौधे द्वारा प्राप्त की गई सौर ऊर्जा का, हरे पौधे द्वारा प्राप्त की गई सौर ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे प्राप्त की गई ऊर्जा का अधिकांश भाग श्वसन के माध्यम से क्षय कर देते हैं।
श्वसन, सांस लेना, क्षय कर देते हैं, श्वसन के माध्यम से क्षय कर देते हैं तथा अल्प मात्रा का उपयोग, यानी अल्प मात्रा किसका? ऊर्जा का, तथा अल्प मात्रा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा आहार निर्माण में होता है, तथा अल्प मात्रा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा आहार निर्माण में होता है। ठीक है, तो कुछ इसका पार्ट क्या करता है? सांस लेने में, कुछ प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाने में। इस तरह पोषण स्तर एक में संचित ऊर्जा आहार, इस तरह पोषण स्तर एक में संचित ऊर्जा आहार श्रृंखला के, इस तरह पोषण स्तर एक में संचित ऊर्जा आहार श्रृंखला के पोषण स्तर 2 के जीवों का आहार होता है। पोषण स्तर 2 के जीवों का आहार होता है। आहार श्रृंखला के पोषण स्तर 2 के जीवों का आहार होता है। फिर से हम पढ़ रहे हैं, इस तरह पोषण स्तर 1 में संचित ऊर्जा आहार श्रृंखला के पोषण स्तर 2 के जीवों का आहार होता है। यानी इसका कहने का क्या मतलब है? जो पहला पोषण स्तर है वो कहाँ से मिला? सूर्य से पौधों में। पौधे क्या किए? उसको अपना में संग्रहित कर लिए, संचित किए। दूसरा पोषण स्तर क्या किया? उसको खाया, वही जीव का आहार हुआ, तो पोषण उसको मिल गया। वही चीज़ को लिखे है, ठीक है। आगे लिखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा को ऊर्जा क्षमता कहते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा को ऊर्जा क्षमता कहते हैं, एनर्जी कैपेसिटी कहते हैं, ऊर्जा क्षमता कहते हैं। ऊर्जा क्षमता कहते हैं। देखिए, लिखिएगा, लिंडमान के नियम के अनुसार, लिंडमान एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है लिंडमान, ये बोर्ड पे लिखे हैं, लिंडमान के नियम के अनुसार, लिंडमान के नियम के अनुसार कुल ऊर्जा की मात्रा की, हाँ, कुल ऊर्जा के मात्रा की, कुल ऊर्जा की मात्रा की 10% ऊर्जा ही, कुल ऊर्जा के मात्रा की 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। लिंडमान के अनुसार कुल ऊर्जा के मात्रा की 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित होती है, जिसके कारण ऊर्जा पिरामिड का निर्माण होता है, जिसके कारण ऊर्जा पिरामिड का निर्माण होता है।
जिसके कारण ऊर्जा पिरामिड का निर्माण होता है। इसे 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। 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 तो देखिए आपका क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, लिंडमान के अनुसार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है 100%, 90%, 10%, 0%। कितना होगा? 10%। इसी के, और मान लीजिए इसको घुमा के पूछा कि ऊर्जा का क्षय कितना हो जाता है लिंडमान के अनुसार, तो 90%। 10% न पहुंचा, 90% क्षय हो गया। और इसी को क्या बोला? 10% ऊर्जा का नियम। तो 10% ऊर्जा का नियम जहाँ आएगा तो मतलब क्या है? लिंडमान का नियम। ठीक है, इसी में बताया गया। इसमें देखिए बताया क्या गया है, अच्छा लिख लीजिए, 2-4 लाइन फिर समझा देंगे। 10% ऊर्जा का नियम कहते, लिख लिए। आगे लिखिएगा, बढ़ते पोषण स्तर के साथ, बढ़ते पोषण स्तर के साथ सामान्यतः ऊर्जा की हानि बढ़ती जाती है। बढ़ते पोषण स्तर के साथ सामान्यतः ऊर्जा की हानि बढ़ती जाती है। बढ़ते पोषण स्तर के साथ सामान्यतः ऊर्जा की हानि बढ़ती जाती है। उपरोक्त कारण से किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, उपरोक्त कारण से किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम क्षरण यानी अधिकतम किसका? ऊर्जा का क्षरण। अधिकतम क्षरण पोषण स्तर 4 पर ही संभव होता है। बढ़ते पोषण स्तर के साथ सामान्यतः ऊर्जा की हानि बढ़ती जाती है। उपरोक्त कारण से किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम क्षरण पोषण स्तर 4 पर ही संभव होता है। पोषण स्तर 4 पर ही संभव होता है। इसके पश्चात ऊर्जा की मात्रा इतनी कम हो जाती है, इसके पश्चात ऊर्जा की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि कोई जीव उतनी कम ऊर्जा प्राप्त कर, इसके पश्चात ऊर्जा की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि कोई जीव उतनी कम ऊर्जा प्राप्त कर जीवित नहीं रह सकता। इसके पश्चात ऊर्जा की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि कोई जीव उतनी कम ऊर्जा प्राप्त कर जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, आगे 2-4 लाइन खाली इसमें लिख लीजिए। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण, इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। सदैव एक दिशा में होता है, सदैव एक दिशीय होता है। तथा इसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता। इसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता। ठीक है, अतः खाद्य श्रृंखला में कोई जीव
उत्पादक स्तर के, अतः खाद्य श्रृंखला या पारिस्थितिकी तंत्र एक ही चीज़ होगा, में कोई जीव उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा, उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा, उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा उसे उतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, उसे उतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। उसे उतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, लास्ट लाइन, आहार श्रृंखला तथा खाद्य जाल, आहार श्रृंखला तथा खाद्य जाल के माध्यम से, आहार श्रृंखला तथा खाद्य जाल के माध्यम से सभी प्रजाति, आहार श्रृंखला तथा खाद्य जाल के माध्यम से सभी प्रजाति प्राकृतिक नियंत्रण में रहती हैं। खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला के माध्यम से सभी प्रजाति प्रकृति के नियंत्रण में रहती हैं या प्रकृति नियंत्रण में रहती है। ठीक है, देखिए इसलिए क्या जरूरी है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र जरूरी है। एक तो दिशा का प्रवाह क्या है, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल, अगर बीच में अगर एक को भी हटा दिया जाए तो ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए दिक्कत है। अब देखिए बात को समझिएगा, उत्पादक, मान लीजिए इसके पास कितना एनर्जी है, 100%, ठीक है, तो लिंडमान के अनुसार क्या हुआ, अगला वाला के पास कितना पहुंचेगा, 10%, 100 का 10%, अगला वाला के पास कितना पहुंचेगा, 1%, इसके अगला वाला के पास 0.1%, इसके अगला पास और कम हो गया 0.001%। तो वही है, लिंडमान के अनुसार जितना ऊर्जा यानी 90% ऊर्जा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। यही है ऊर्जा का 10% का नियम। दूसरा क्या लिखा हुआ था, जो स्तर यानी जो पोजीशन उत्पादक के जितना नज़दीक होगा उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए शाकाहारी पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है। देखिए बहुत तेज़ दौड़ता है ना, शेर भी पीछे ही करते रह जाता है, बहुत पार हो जाता है। ताकत अलग चीज़ है, ऊर्जा अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये बहुत ऊर्जा क्योंकि किसके नज़दीक है, उत्पादकता के अनुसार। और भी वही चीज़ लिखे है कि जैसे जैसे उत्पादक से दूरी बढ़ेगी क्या होगा, ऊर्जा की मात्रा कम होती जाएगी। और एक स्तर पे यानी पहला स्तर छोड़िए, उत्पादक को छोड़िए, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, इसके बाद इसीलिए चौथा स्तर में क्या लिखे है कि मात्रा बहुत कम हो जाती है, ऊर्जा की मात्रा। लिखे ना, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में चौथे स्तर पर यह सबसे कम होती है, लिखे। उसके बाद वाला जो भी स्तर होगा उसके पास इतना ऊर्जा ही नहीं मिलेगा कि वो जीवित रह पाए। इसी के पास जब 0.1 मिला तो अगला वाला पास तो और कम मिलेगा। तो ऊर्जा का क्षरण इसी अंदाज में होते रहता है। ठीक है, तो यही है ऊर्जा का एक दिशा में डायरेक्शन और ऊर्जा क्षरण। इसी के चलते हम लोग क्या मिलता है, पिरामिड। यही पिरामिड भी है, ऐसे आगे लिखेंगे भी, लेकिन यही पिरामिड है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सब टॉपिक हेडिंग दीजिएगा, पोषण स्तर, पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल, पोषण स्तर, पोषण स्तर, न्यूट्रिशियन लेवल भी बोल सकते हैं या ट्रॉफिक लेवल। देखिए ये सब नहीं समझिएगा ना तो फिर इसका कार्य नहीं समझ पाएगा, पिरामिडे नहीं समझ में आएगा। इसीलिए समझना ज़रूरी हो जाता। और पहले ही बोले कि बहुत लंबा चीज़ है। इकोसिस्टम लगता सबको बहुत आसान है, लेकिन है नहीं। कभी कभी कोर्स में देखिएगा तो एक सेमेस्टर पूरा इकोसिस्टम में दे देगा। या आप ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बाकी जितना भी टॉपिक दिया है वो रेगुलर आप जानते हैं, सब टॉपिक को जानते हैं। यही टॉपिक है जो सबसे भारी है।
देखिए इसके साथ पर्यावरण भी नहीं जोड़ा। और आप कभी बुक लेने जाइएगा तो क्या लिखता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, किताब का नाम ही रहता है। उसी से समझ लीजिए कितना बड़ा चीज़ है। पारिस्थितिकी अध्ययन है, बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। इसलिए इसको समझना बहुत दिक्कत भी है और ज़रूरी भी है, चूँकि अब तो सिलेबस में तो काम ही देगा। लिखिए पोषण स्तर में, पोषण स्तर से तात्पर्य, पोषण स्तर से तात्पर्य पोषण स्तर से तात्पर्य आहार पोषण के, पोषण स्तर से तात्पर्य आहार पोषण के पदानुक्रम रूप में संपन्न होने से है। पोषण स्तर से तात्पर्य आहार पोषण के पद अनुक्रम, पदानुक्रम रूप में संपन्न होने से है। आहार पोषण के पदानुक्रम रूप में संपन्न होने से है। ठीक, यानी एक क्या होगा, अनुक्रम में बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा मांसाहारी को पेड़ पौधा से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। खाना ही नहीं खा पाएगा तो पोषण कैसे मिलेगा। सबका चेन बना हुआ है। एक जीव से दूसरे जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में आहार तथा ऊर्जा, एक जीव से दूसरे जीव में आहार तथा ऊर्जा, आहार तथा ऊर्जा श्रृंखलाबद्ध रूप में, श्रृंखलाबद्ध रूप में यानी एक चेन में श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती है। श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती है। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं, यानी जो चेन होगा उसे आहार श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, अब उसको आहार श्रृंखला में और 2-4 पॉइंट है, उस समय लिखेंगे, इसमें पहले लिखिएगा। मतलब समझ रहे ना, एक चेन मिलेगा, यानी ये मिला तब ये मिला तब ये मिला तब ये मिला, उसके बिना नहीं हो सकता। जैसे इस एग्ज़ाम में पहले क्या है, पहले पीटी पास कीजिए। अब पीटी भी छोड़िए, पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर केस होगा, फिर डिले होगा, फिर एक बैक डेट आ जाएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद फिर सुधारने का मौका दिया जाएगा। सुधारना सुधारिए, नहीं सुधारना मत सुधारिए। फिर एग्ज़ाम डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तब पीटी होगा। पीटी पास कीजिएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तब मेंस का फॉर्म भराएगा, तब मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस का रिजल्ट, तब इंटरव्यू। तो एक चरण है ना, आप डायरेक्ट ऑफिसर बन जाइएगा। एक चरण से गुजरना ही पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो इसके अलावा उपाय नहीं है। वही चीज़ यहाँ है कि जब भी हमको भोजन मिलेगा तो एक श्रृंखला में मिलेगा। बिना श्रृंखला के हमारा भोजन कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक जीव से दूसरे जीव के मध्य, एक जीव से दूसरे जीव के मध्य जिस बिंदु पर, एक जीव से दूसरे जीव के मध्य जिस बिंदु पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक जीव से दूसरे जीव के मध्य जिस बिंदु पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषण स्तर कहते हैं। एक जीव से दूसरे जीव के मध्य जिस बिंदु पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषण स्तर कहते हैं।